आईटेल। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा फुल बजट होगा। इसी के साथ बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगी। जैसे जैसे बजट पेश करने की तारीख नज़दीक आ रही है, मिडिल क्लास से लेकर बिजनेसमैन तक सभी की नज़रें बजट से जुड़े ऐलानों पर टिकी हुई हैं। बजट को लेकर द लल्लन टॉप का भी कवरेज लगातार जारी है। हम अपने फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी के जरिए आपको बजट से जुड़ी ताज़ा जानकारियां मुहैया करा रहे हैं। इससे पहले हम खर्चा पानी के 993 और 1000वें एपिसोड में भी बजट से जुड़े संभावित ऐलानों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। फिर चाहे मिडिल क्लास को 15 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स में मिलने वाली संभावित छूट हो, या फिर नए इनकम टैक्स एक्ट की बात हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर होने वाली संभावित ऐलान, इन दोनों एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के खर्चा पानी में हम जानेंगे कि क्या बजट के बाद सोना खरीदना सस्ता हो सकता है। वित्त मंत्री बजट में सोने को लेकर ऐसा क्या ऐलान कर सकती हैं जिससे आने वाले समय में सोना सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बजट में क्या तोहफा मिल सकता है। जानेंगे बजट में मोदी सरकार प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर क्या बड़ा ऐलान कर सकती है। अगर आप रिटायर्ड प्राइवेट कर्मचारी हैं तो आपको कितनी न्यूनतम पेंशन मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। सब कुछ ठीक रहा तो बजट के बाद गोल्ड और गोल्ड के गहने खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल रत्न एवं आभूषण क्षेत्र ने मोदी सरकार से आगामी बजट में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को घटाने की मांग की है। इस सेक्टर ने सरकार से आग्रह किया है कि गोल्ड पर जीएसटी घटाकर 1% कर दिया जाए। अभी सोने और सोने के गहनों पर 3% जीएसटी चुकाना पड़ता है। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद यानी जीजीएसी के चेयरमैन राजेश रेवकड़े ने कहा है, हमने सरकार से टैक्स रेट में कटौती की मांग की है। उन्होंने कहा कि सोने की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और मौजूदा जीएसटी रेट आभूषण उद्योग और ग्राहकों के लिए बर्डन बन रहा है, बोझ बन रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कटौती से लोग सोना खरीदेंगे, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में सोने की मांग बढ़ेगी। इससे सरकार को टैक्स के मद में अच्छा खासा पैसा मिल सकेगा। सोने पर जीएसटी घटाने के अलावा अखिल भारतीय रत्न और घरेलू आभूषण परिषद ने सुझाव दिया है कि लैब में बनने वाले हीरों पर जीएसटी दर कम करने की ज़रूरत है। इससे प्राकृतिक हीरों की तुलना में लैब में बने हीरों की मांग बढ़ेगी। उनका कहना है कि लैब में बने डायमंड्स प्राकृतिक हीरों के मुकाबले सस्ते होते हैं, लेकिन काफ़ी टिकाऊ भी होते हैं। फिलहाल लैब में बने हीरों और नेचुरल डायमंड्स दोनों तरह के हीरों पर बराबर यानी 3% का जीएसटी लगाया जाता है। जीजेसी ने सरकार से एक रत्न और आभूषण मंत्रालय बनाने की भी मांग की है। इसके साथ ही हर राज्य में नोडल कार्यालय बनाने और ख़ास तौर से आभूषण क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति का आग्रह किया है। सर्राफा कारोबारी सरकार से फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे सामानों की तरह गोल्ड के गहनों को भी आसान किश्तों यानी ईएमआई पर ग्राहकों को बेचने के लिए इजाज़त की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण परिषद के वाइस प्रेसिडेंट अविनाश गुप्ता ने कहा, हम सरकार से ईएमआई पर ज्वेलरी स्कीम पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। ये ज्वेलरी इंडस्ट्री की लंबे समय से मांग रही है। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि इससे सोने के गहनों की बिक्री बढ़ेगी। उनका तर्क है कि अभी कम इनकम वाले लोग सोना इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि इसके दाम काफ़ी ज़्यादा हैं और बढ़ भी चुके हैं। अगर किश्त पर सोना मिलने लगेगा तो इससे कम कमाई वाले लोग भी गोल्ड के गहने खरीद पाएंगे। इससे रत्न और आभूषण उद्योग के साथ सरकार की टैक्स के मद में होने वाली कमाई भी बढ़ेगी। अखिल भारतीय रत्न और घरेलू आभूषण परिषद ने सोने से जुड़ा एक और सुझाव दिया है। परिषद ने सजेशन दिया है कि सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में सुधार करे। उनका कहना है कि इस स्कीम में सुधार करने से देश में हजारों टन घरों में रखा हुआ सोना इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीबन 25,000 टन सोने का भंडार है। इससे सोने की आयात में कमी आएगी। इससे चालू खाता घाटा कम होगा। उद्योग को उम्मीद है कि आगामी बजट में सरकार इन मांगों को मानेगी। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में सोने के दाम कम हो जाएंगे। आपको बता दें कि भारत में हर साल 700 से 800 टन गोल्ड का आयात होता है। सरकार इस पर कस्टम ड्यूटी लगाती है। पिछले साल जुलाई में पेश हुए फुल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% से 6% कर दिया था। बजट में वित्त मंत्री ने प्लैटिनम पर भी सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया था।
अब बात करते हैं बजट में होने वाले दूसरे संभावित ऐलान की। आगामी बजट में मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर मेहरबान हो सकती है। सरकार कथित तौर पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के तहत हर महीने मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की लगातार अपील के बाद आया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से बताया गया है कि सरकार कथित तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने पर विचार कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने 10 जनवरी 2025 को बजट से पहले होने वाले परामर्श के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस मीटिंग में प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी और फ्री मेडिकल सुविधाएं जैसे अतिरिक्त लाभों के साथ साथ पेंशन बढ़ाने का आग्रह किया है। अब जानते हैं कि ईपीएस के तहत किस तरह अंशदान होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के मेंबर रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए का 12% हिस्सा हर महीने कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा होता है, जिसमें से कर्मचारी पूरा हिस्सा ईपीएफ में दिया जाता है, जबकि नियोक्ता यानी कंपनी का 12% योगदान 2 हिस्सों में बढ़ता है। इसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में मद में जाता है और बाकी 3.6% ईपीएफ में जाता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। ये योजना 58 साल की उम्र तक पहुंचने वाले एलिजिबल कर्मचारियों को पेंशन लाभ की गारंटी देती है। फिलहाल ईपीएस के तहत आने वाले रिटायर्ड प्राइवेट कर्मचारियों को हर महीने 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन मिलता है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों ने जहां 7,500 रुपए पेंशन की पुरजोर वकालत की है, वहीं ट्रेड यूनियनों ने भी कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री से मांग की थी कि न्यूनतम पेंशन कम से कम 5,000 रुपए की जाए। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों तक करने और वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने का भी सुझाव दिया है। कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यानी एनपीएस की तुलना में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लागू करने का भी दोबारा से सुझाव दिया है। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।